दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ड्रीम्स मेकर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में हम जो न्यूज़ है वो कवर करेंगे, और इसमें हम द टाइम्स ऑफ इंडिया और PIB, द हिंदू, तो कई न्यूज़पेपर्स के जो इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर्स होगा एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें UPSC, PCS, SSC वगैरह के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2023 शुरू हो चुका और इसके चलते हुए हम डेली एक एक दिन का करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ। देखिए, पहली न्यूज़ है, आज की जो पहली न्यूज़ है वो है केंद्र ने 19,744 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। मतलब ये आपका एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन होगा, और इसमें एनवायरनमेंट और एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार की कुछ पॉलिसीज जो हैं उनमें से एक है। तो ये एक तरह से जो राष्ट्रीय हरित मिशन, या इसमें एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट चलाया गया था सरकार के द्वारा, तो हाइड्रोजन ईंधन के उपयोग को लेके ये न्यूज़ है। तो इसमें केंद्र सरकार ने ये अभी इसको आज ही यानी कि 4 जनवरी को इसको शुरू किया था, और इसमें 4 जनवरी में 19,744 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। इसमें क्या किया जाएगा, देखिए, भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करना शुरू कर दिया है। तो मतलब भारत चाहता है कि 2030 तक आने वाला जो साल होगा उस 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, गैर जीवाश्म मतलब जो अभी हम यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सब चीजें, तो वो एक जीवाश्म ईंधन होता है, क्योंकि वो पेड़ पौधों से या फिर पेड़ पौधों से, पशुओं के गलने सड़ने से उनसे बनता है। तो उसको हम जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जानते हैं, जीवाश्म ऊर्जा के रूप में जानते हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि 2030 तक जो है भारत वो गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करे, और उसकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हाइड्रोजन को इम्पोर्टेंस दिया गया है कि हाइड्रोजन ईंधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होगा। इसमें 500 गीगावाट तक का बढ़ाने का एक उद्देश्य सरकार का है सबसे पहले। इसमें 500 गीगावाट तक बढ़ाने के उद्देश्य से हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करना अभी शुरू कर दिया है भारत ने। जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी को, मतलब आज के दिन, राष्ट्रीय हरित क्रांति या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है। मतलब भारत की कोशिश है, भारत सरकार चाहती है कि भारत जो है वो हाइड्रोजन के मामले में या हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बन जाए। पूरे विश्व में एक केंद्र के रूप में, एक सेंटर के रूप में भारत का भी नाम इसमें शामिल हो, जिसमें हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये चीज आप ध्यान रखें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित मिशन को मंजूरी दी है। अर्थात ये जो मंजूरी दी गई है वो अनुराग ठाकुर जी जो है मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता या मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो उनकी अध्यक्षता में इन्होंने इस चीज को मंजूरी दी है। तो ये प्रोजेक्ट पास हो चुका है। जैसा कि इसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। तो एक ये मिशन काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें कि 15 अगस्त 2021 को एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये क्यों किया गया था? क्योंकि कार्बन उत्सर्जन में कटौती करनी थी। जो कार्बन उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका उत्सर्जन कम करना है, और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं?
कमेंट बॉक्स में बताइए कि नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं या फिर अनवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश तैयार करेगा। मतलब ये जो एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है, इसके द्वारा एक इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको लागू करना है, उसके संबंध में दिशा निर्देश या डायरेक्शंस जो है वो अप्लाई किया जाएगा। मिशन 2030 तक, मतलब ये एक तरीके से 2030 तक इसको अप्लाई करना है, इसलिए इसको मिशन 2030 कहा गया है। मिशन 2030 तक देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन क्षमता उत्पादन करने की भारत की बढ़ जाएगी। मतलब भारत जो है वो 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, एक साल में 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करने की क्षमता विकसित कर चुका होगा। तो इसका ये मानना है। अगली न्यूज, अगली जो खबर है ये है वाटर विजन @2047। मतलब इसका मतलब एक तरह से ये है कि वाटर विजन ये 2047 तक का एक टारगेट रखा गया है इसमें भारत सरकार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर इस न्यूज में। तो जैसा कि आप देखेंगे कि भारत @2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 5P का मंत्र दिया है। मतलब इन्होंने एक 5P पॉलिसी बताई है। तो इसको ध्यान रखें कि 5P का मतलब क्या होगा, जिसमें पहले P का मतलब है, मतलब इसमें 5P की यहाँ पे बात की गई है। अगर बात करें तो अब इन 5P में से एक एक P का कुछ अपने आप में पर्टिकुलर इंडिविजुअल मीनिंग है। वो क्या है? तो पहले P का मतलब है यहाँ पे पॉलिटिकल विल, अर्थात राजनीतिक इच्छा शक्ति। दूसरा है यहाँ पे पब्लिक फाइनेंसिंग, और पब्लिक फाइनेंसिंग का मतलब यहाँ पे है लोक वित्त। दूसरा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब पब्लिक की जो भागीदारी है, जन भागीदारी है वो। और पांचवा है परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी, अर्थात निरंतरता के लिए प्रेरणा। तो ये 5 जो पी हैं, 5P का जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्र दिया गया है, ये जो इन्होंने अपनी स्पीच में बोला है। तो इस 5P को आप ध्यान में रखें कि ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। 5P का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5P हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है कि जल शक्ति मंत्रालय, जैसा कि आप जानते हैं कि जल से संबंधित सारे जो जितने भी इश्यूज हैं या कोई भी विवाद या कुछ भी प्राधिकरण है, तो वो सब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी राज्यों के जो जल मंत्री होंगे, राज्य मंत्री जो है, उन सबका एक सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में वाटर विजन 2047 मीन्स इसका जो एक विजन है पूरा इस सम्मेलन को करने का, वो विजन है इसका वाटर विजन 2047, ये इसका विजन रहेगा। और इसका आयोजन 5 और 6 जनवरी को किया जाएगा। अर्थात आप जानेंगे कि आज इसका जो आयोजन है वो शुरू हो चुका है, 5 और 6 जनवरी, आज और कल 2 दिन चलेगा। उसके बाद यहाँ से क्या क्या और पॉइंट्स निकलेंगे उसको हम कवर करेंगे बाद में। लेकिन आज क्या है कि इसमें पता है कि हम आज या 5 और 6 जनवरी को 2023 को भोपाल में, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेनली होना क्या है कि सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं जितने भी, तो वो सब जल संसाधन, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, PHED और सिंचाई मंत्रियों को वाटर विजन का ब्लूप्रिंट तथा देश की जल समस्याओं का समाधान करने का रोडमैप तैयार करने के लिए निमंत्रित किया गया है। मतलब इस सम्मेलन में ये होगा कि इस सम्मेलन में जो भी जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब मिल के वाटर विजन से संबंधित एक अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। अभी ये वाटर विजन होगा क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, उनको
आज जो 5 और 6 तारीख में जो एक सेमिनार या सम्मेलन होने जा रहा है या हो रहा है, इस सम्मेलन में ये निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद हम उस ब्लूप्रिंट को देखेंगे कि क्या-क्या उसमें बताया गया है। तो ये देश की जल समस्याओं का समाधान करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे सभी लोग मिलके यहाँ पे। अब इस सम्मेलन में 5 विषयगत सत्र होंगे, मतलब इसमें 5 सत्र कराए जाएंगे। और उन 5 सत्रों में क्या-क्या होगा देखिए। इसमें पहला पॉइंट होगा जल की कमी, जल की अधिकता और पहाड़ी इलाकों में जल की सुरक्षा। मतलब ये पहला पॉइंट ये होगा कि इस चीज पे बात की जाएगी। जल की कमी वाले एरिया देखे जाएंगे, कहाँ-कहाँ पे जल की कमी है, जल की अधिकता कहाँ-कहाँ पे है और पहाड़ी इलाकों में जल की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो ये चीज देखा जाएगा, क्योंकि पहाड़ी एरियाओं में, पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे कि वहाँ पे जल जो है काफी मात्रा में है, लेकिन वो ऐसे ही बहता रहता है, नदियों में जाता है या फिर इधर-उधर चला जाता है, वहाँ पे वो स्टोर नहीं हो पाता। तो काफी सारी परेशानियां इस तरह से हो सकती हैं। तो इनके बारे में वहाँ पे चर्चा की जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठाया जाएगा कि बेकार चले जाने वाले पानी या गदले पानी को दोबारा इस्तेमाल करने सहित जल उपयोगिता दक्षता। मतलब ऐसा वाटर जिसको यूज कर लिया जाए, या फिर मतलब जो गंदा पानी होता है, उस गंदे पानी को, या जो गादला पानी होता है जैसे रिवर्स के माध्यम से, बारिश वगैरह के माध्यम से जो पानी काफी ज्यादा गादला हो जाता है, गादला अर्थात मतलब जिसमें सिल्ट वगैरह मिली होती है, मिट्टी वगैरह मिली होती है, तो उसको हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर घरों से निकलने वाला भी जो कुछ इस तरह का वाटर होता है जिसमें काफी सारी चीजें मिली हों, जैसे कपड़े धोने का पानी होता है या फिर कुछ ऐसा, तो उसको दोबारा से रीयूज करने के बारे में बात यहाँ पे की जाएगी कि उसको साफ करके या किसी भी तरह से उसका रीयूज किया जा सके। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे होंगे। तीसरा पॉइंट होगा यहाँ पे जल प्रशासन, मतलब जल से रिलेटेड जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कैसे काम करना है। और चौथा पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सक्षम जल अधोरचना, मतलब जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के चलते हुए उसको रोकने के लिए कौन-कौन से हमारे पास सक्षम अधोरचना या फिर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, या क्या-क्या हमारे पास योजनाएँ हो सकती हैं। और इसके बाद पांचवा पॉइंट जो है वो काम करेगा हमारा जल की गुणवत्ता पे, कि वाटर की क्वालिटी जो है वो किस तरह की है और कैसी होनी चाहिए, तो उस पे काम किया जाएगा। तो इसमें ये सारी चीजें करनी है। इसके बाद कुछ करंट अफेयर्स, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। तो इसमें कुछ राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, मतलब नेशनल लेवल की कुछ न्यूज है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान कुमार, तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान कुमार। ये पोस्ट हुए हैं अभी। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है ये। तो ये एक काफी हाईलाइटेड पॉइंट है। तो अभी तक सियाचिन में किसी भी तरीके से कोई महिला अधिकारी तैनात नहीं की गई है, लेकिन इनका नाम पहले नंबर पे आया है, तो ये इसलिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद दूसरी न्यूज है यहाँ पे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से जम्मू संभाग में चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ से सीधे इस तरह से या तो क्वेश्चन बन सकता है वनडे एग्जाम्स में, कि हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा कहाँ एक नए बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो वो है जम्मू संभाग में। तो जम्मू में है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी पर है। और ब्रिज का नाम क्या है? बेली सस्पेंशन ब्रिज। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसका नाम भी याद रखना जरूरी है। स्टेट पूछा जा सकता है, नदी पूछी जा सकती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो न्यूज हैं उनमें कुछ खबरें हैं इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएन से रिलेटेड यहाँ पे एक खबर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, मतलब जो यूएनएससी है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसने अभी, उसमें आपको पता है टोटल कितने सदस्य होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं, और उसमें कितने परमानेंट मेंबर्स हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अभी हुआ ये है वहाँ पे कि जो उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उन नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 5 को रिप्लेस किया गया है। और उनमें 5 को रिप्लेस किया है इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने। इन पांचों ने रिप्लेस किया है। और रिप्लेस किस किस को किया है यहाँ पे देखेंगे
कि भारत को रिप्लेस कर दिया है, भारत को हटा दिया, मतलब भारत अब यूएनएससी का सदस्य नहीं रहा है। उसके साथ आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे, तो ये 5 देशों को उससे हटा के और ये नए 5 देश वहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, तो इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। तो भारत अब यूएनएससी का सदस्य नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं रहा है, या अभी उसको परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिले। तो कमेंट में बताइए कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप या वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपका क्या कहना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि अमेरिका में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फांसी दी गई है। तो ये वहाँ का कुछ कानून है कि अमेरिका में अभी तक कभी भी किसी ट्रांसजेंडर को कभी फांसी या किसी इस तरह की सज़ा नहीं दी गई है। तो ये एक काफ़ी हाईलाइटेड एक न्यूज़ बन जाती है अमेरिका के बेसिस पे या इंटरनेशनल लेवल की, जो कि वन डे एग्जाम्स या वन लाइनर एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए, ये आज की जो न्यूज़ है वो हमारी कंप्लीट हुई, और इसी के साथ हम इसको वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो कल का हम जो है, कल जो वीडियो आएगा उसमें आपके लिए कल की न्यूज़ और कल की खबरें हम लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को, और चैनल को ज्वाइन करिए यूट्यूब को, और इसमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।